हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है, जैसा आप देख सकते हैं, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आज हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है और हम लोग देखेंगे कि क्वार्टर वन का रिजल्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ है कंपनी में और कंपनी आगे क्या कर सकती है। बट इससे पहले कि हम कोचिंग शिपयार्ड के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो 2-3 दिन पहले आया था, मैं उसके तरफ आपका ध्यान थोड़ा ले जाना चाहूंगा। ये एक न्यूज है जो आया था कुछ दिन पहले, 8 तारीख का न्यूज है। इन अ फर्स्ट यूएस नेवी शिप्स अराइव फॉर रिपेयर। तो ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है हमारे पूरे शिप रिपेयरिंग इंडस्ट्री और शिपयार्ड इंडस्ट्री के लिए, जहां यूएस नेवी की शिप ने इंडिया में आया है अपने आप को रिपेयर कराने के लिए। नो डाउट कोचिंग शिपयार्ड को ये ऑर्डर नहीं मिला है, ये ऑर्डर मिला है एलएनटी शिपयार्ड के पास। बट ये एक नया रास्ता खुल रहा है सारे शिप बिल्डिंग कंपनी के लिए कि हो सकता है, और हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा नेवल फोर्स जो है अमेरिका के पास है। तो अगर अमेरिका के जहाज इंडिया में आके रिपेयर अपना शिप को रिपेयर कराने लगे, तो जितने भी शिप रिपेयरिंग कंपनीज हैं, जैसे एलएनटी शिपयार्ड आप देख ही सकते हैं, उसके अलावा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो शिप रिपेयर करती है मजगांव डॉक है। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग जो है कंपनी, वो भी धीरे धीरे शिप रिपेयरिंग में जा रही है। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट फ्यूचर में हो सकता है। तो यहाँ पर पहला कॉन्ट्रैक्ट अभी पहली बार एलएनटी शिपयार्ड को मिला है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, द यूएस नेवी हैड अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू एलएनटी शिपयार्ड फॉर अंडरटेकिंग मेंटेनेंस ऑफ द शिप। द इवेंट सिग्निफाइज द कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रीज शिपयार्ड इन ग्लोबल शिपिंग मार्केट। तो ये आगे चल के और भी बड़ा रास्ता खोलेगा। In a leg up to India Indo-US strategic partnership, US Navy ship Charles Drew on Sunday arrived at Larsen and Toubro shipyard at Kuttupalli here for undergoing repairs and services. तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब हम लोग देखते हैं कोचिन शिपयार्ड क्या काम करती है। तो कोचिन शिपयार्ड को लेके हम लोग को क्यों इतना इंटरेस्ट होना चाहिए? कोचिन शिपयार्ड नहीं, इनफैक्ट जितने भी शिप बिल्डिंग कंपनीज है और शिप रिपेयर करने वाली कंपनीज है, वी शुड बी क्वाइट इंटरेस्टेड इन दैट। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1972 में। इट इज अ लीडिंग प्लेयर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेसल्स। सारे प्रकार के वेसल्स का कंस्ट्रक्शन करती है, रिपेयर्स का काम करती है और रिफिट्स का काम भी करती है, ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेसल इंक्लूडिंग पीरियोडिक अपग्रेडेशन। यहां तक कि ये जो वेसल होते हैं और जो शिप होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन तो करती है, पीरियोडिक अपग्रेडेशन का भी काम ये कंपनी करती है। कंपनी हैज बिल्ट एंड रिपेयर्ड सम ऑफ द लार्जेस्ट शिप फॉर इट्स एस्टीम्ड कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब। इट हैज एक्सपोर्टेड सम 45 शिप्स टू वेरियस क्लाइंट आउटसाइड इंडिया। तो इन्होंने 45 शिप इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट किया है। तो हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी इनके पास काफी एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस है। इट हैज डेवलप्ड एक्सपर्टाइज इन बिल्डिंग बल्क कैरियर। तो इनका मेन एक्सपर्टाइज किसमें? बल्क कैरियर बनाने में और उससे छोटा स्मॉलर शिप्स बनाने में इनका एक्सपर्टाइज है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम लोगों ने कंपनी के बारे में ले लिया। अगर आप कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं, इनके एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, कंपनी का आगे का क्या प्लान्स है, कंपनी किस तरह से क्या करने जा रही है, तो हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट डीप डाइव एनालिसिस करके एक वीडियो डाला हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन में भी लगा दूंगा, तो आप वहां विजिट करके इस कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल को इन डेप्थ समझ सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन और रिजल्ट्स में क्या अपडेट है। मार्केट कैप कंपनी का 4,420 करोड़ है। करंटली ये 336 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है और ऊपर ये 383 रुपए गया था, तो वहां से ऑलरेडी काफी अच्छा करेक्शन थोड़ा बहुत हो चुका है। बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ बट फिर भी रिजनेबल करेक्शन है। और अभी स्टॉक जो है 7.3 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा अंडर वैल्यूड ही दिखता है। मार्केट कैप टू सेल्स 1.34 है और प्राइस टू बुक ओनली 1 टाइम्स। डेट, इस तरह की कंपनी में डेट ज्यादा नहीं होता है, यहाँ पर 544 करोड़ का डेट है थोड़ा, पर डेट इक्विटी रेशियो आप देखोगे तो 1 से बहुत ही कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो दिखा रहा है 945 रुपया, यानी जितना असेट है कंपनी के पास उसके अकॉर्डिंग इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 945 है। तो इससे कंपेयर करें तो खासा अंडर वैल्यूड कंपनी दिखती है, बट इससे कंपेयर करना कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वार्टरली इसका रिजल्ट क्या है। तो क्वार्टर जो इनका रिजल्ट आया है
वो थोड़ा सा, अगर हम लोग मार्च से कंपेयर करेंगे तो काफी डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि मार्च में 1200 करोड़ का रिवेन्यू था, वहां से डिप होके 440 करोड़ का रिवेन्यू हो गया। तो ये हम लोग नॉर्मली इस तरह के बिजनेस को ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखा जाता है। इस तरह के बिजनेस में क्या होता है, हर स्टेजेस में क्या होता है, जो शिप का बिल्डिंग का काम होता है, शिप का रिपेयरिंग का काम होता है, ये स्टेजेस वाइज स्टेजेस होता है। तो इसमें क्या होता है, जनरली आप देखोगे मार्च क्वार्टर इज ऑलवेज अ बिग क्वार्टर फॉर द कंपनी। कभी भी मार्च आप उठा के देख लो, थोड़ा बड़ा क्वार्टर होता है। और जून को आप कभी भी कंपेयर करो, जून हमेशा छोटा रहा है। यहाँ भी जून, यहाँ भी जून, और अगेन यहाँ पर जून। तो जून हमेशा छोटा क्वार्टर रहा है, जहाँ पर रिवेन्यू बहुत कम होता है। हाँ, जून 2019 वाज एक्सेप्शनल, जहाँ थोड़ा ज्यादा रिवेन्यू था, मार्जिन्स भी कंपनी के पास खासा अच्छे थे। पर ऐसा यहाँ पर हमेशा नहीं होता है। तो पिछले 2 जून से हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 जून से हमेशा फर्स्ट क्वार्टर में लॉकडाउन का सिचुएशन रहा है। तो 2020 में भी लॉकडाउन लग गया था, 2021 में भी लॉकडाउन लग गया था। तो उस वजह से रिवेन्यू कम था, आई एडमिट। यहाँ पर भी जून में यहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं लगा, फिर भी यहाँ पर रिवेन्यू थोड़ा सा कम है। तो आई एम बिट डिसअपॉइंटेड विद दिस रिजल्ट कि ये नंबर्स खासा ही कम आए हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने कम हो जाएंगे। हाँ, जून थोड़ा सा स्लो क्वार्टर रहता है, बट इतना कम नहीं होना चाहिए। एक्सपेंसेस इनका 406 करोड़। तो एक तरह से जो मार्जिन यहाँ 25% का था, वो मार्जिन यहाँ पर 8% का हो गया। अगर आप मैनेजमेंट से बात करेंगे तो मैनेजमेंट का बोलना है कि नॉर्मली आप हमारे बिजनेस को हमेशा ईयर ऑन ईयर ट्रैक करना चाहिए। कभी भी शिप रिपेयरिंग या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा इसको ईयर वाइज देखना चाहिए। और ईयर बेसिस पे क्या होता है, इनका जो ब्लेंडेड मार्जिन आता है वो 10% से 11-12% के बीच में नॉर्मली इनका ब्लेंडेड मार्जिन पूरे साल का रहता है। यानी एक दो क्वार्टर में मार्जिन कम होते हैं, एक दो क्वार्टर में मार्जिन अच्छा होता है। अल्टीमेटली वो काट छाट के 10 से 12% का मार्जिन होता है। इनका अर्निंग्स का अगर बात करें, तो इनका अर्निंग पर शेयर जो पिछले क्वार्टर में 21 रुपया था, वो घट के एकदम 3 रुपया 70 पैसा हो गया। चलो, अगर मार्च को एक बार अवॉइड भी करें तो पिछला जून से कंपेयर करें तो 2 रुपया 45 पैसा का था, जो घट के जो बढ़ के 3 रुपया 72 पैसा हो गया। बट स्टिल पिछला जून तो पूरा लॉकडाउन था, पहला 3 महीना तो काफी लॉकडाउन में बीता था। तो वहां पर जब 2 रुपया 45 पैसा था, तो इससे भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग को जनरली इसको कंपेयर करना चाहिए इन 2 क्वार्टर्स। तो इन 2 क्वार्टर में जब 10 रुपया का अर्निंग था, तो ये अर्निंग खासा गिर गया है। तो इसके पीछे का रीजन हम लोग को समझना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर अगर पिछले साल मार्च का देखें, पिछले एक साल में तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ था। ठीक है, इंप्रूवमेंट मतलब टॉप लाइन में बहुत ज्यादा तो नहीं, प्री कोविड से बेटर रिजल्ट आया था मार्च 20 में। ठीक है, 3400 करोड़ का आया था। पर प्री कोविड से 3200 करोड़ का जो टॉप लाइन है वो हुआ था, जो कि प्री कोविड से बेटर है। मार्जिन भी इनका, ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखो 20% का ऑपरेटिंग मार्जिन था कंपनी में। ठीक है, तो नॉर्मली इस कंपनी में क्या होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन 18 19 20% नॉर्मली हर साल रहा है। तो पिछले साल काफी अच्छा मार्जिन था। तो उस मुकाबले अगर हम क्वार्टर 1 का मार्जिन सिर्फ 8% देखें, तो खासा डिसअपॉइंटिंग करने वाला ये रिजल्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका अर्निंग जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट क्या रहा है। तो नेट प्रॉफिट पिछले साल 587 करोड़ का हुआ है, जबकि उससे पहले साल ये 610 करोड़ का था। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट पिछले साल थोड़ा सा कम हुआ था, इस अभी जो जून क्वार्टर है ये तो एकदम ही कम हो गया, सिर्फ 49 करोड़ का रेवेन्यू आया, नेट प्रॉफिट आया। बैलेंस शीट में इनके पास बहुत ज्यादा डेट नहीं है, बोरोइंग 544 करोड़ का है, जो अभी बड़ा है। रिजर्व्स में इनके पास 4228 है करोड़ रुपया है। असेट में देखें तो कैश में इनके पास 3163 रुपया पड़ा हुआ है। तो ये रुपया इनके पास जो होता है वो कस्टमर से एडवांस लिया हुआ होता है। एंड अदर असेट आइटम, थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टमेंट या सब कुछ है, वहां 2186 करोड़ रुपया। कैश फ्लो कंपनी का काफी अच्छा हुआ है। तो पिछले साल का परफॉर्मेंस को लेके हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही कि अचानक से जून में ऐसा क्या हो गया कि ये परफॉर्मेंस इतना खराब हो गया। तो अब इसका सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं। तो नॉर्मली शिप बिल्डिंग से देखिए, पिछले साल जो अर्निंग्स आया था, सितंबर में 555 करोड़, दिसंबर में 729 करोड़, मार्च में ऑलमोस्ट 960 करोड़। तो अभी ये गिर के सीधा 350 हो गए। तो पिछला जून से कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि ठीक ही है, अच्छा ही है, क्या खराब है। उसके पहले जून से भी कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ठीक ही है। तो जून वाइज अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये उतना खराब भी हम लोग को नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 316 करोड़ था, पिछले बार 268-70 करोड़ था, अभी 350 करोड़। तो हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जून क्वार्टर शिप बिल्डिंग के लिए, ये जो पहला क्वार्टर 1 का होता है वो हमेशा थोड़ा सा डाउन होता है।
शिप रिपेयर का जो है ना, मेरे को ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रिपेयरिंग से। रिपेयरिंग में भी पिछले साल तो चलिए लॉकडाउन तक कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ, उसके पहले साल रिपेयरिंग में सिर्फ 16 करोड़ था। तो जब लॉकडाउन नहीं लगा था उस साल, लॉकडाउन भी लगा था 23 मार्च को लगा था, तो अप्रैल मई जून वो पूरा लॉकडाउन पीरियड गया था अपना। तो लॉकडाउन पीरियड में यहाँ तो 16 करोड़ हुआ था, चलो एक्सेप्शनल था। यहाँ भी पिछले साल लॉकडाउन था तो भी 61 करोड़ का रिपेयरिंग से रेवेन्यू आ गया था। तो इनको हम जब देखेंगे, ट्रैक करेंगे, तो कहीं ना कहीं आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिपेयरिंग से 140 150 करोड़ का रेवेन्यू तो आना ही चाहिए। जब यहाँ पर 140 या 224 250 आया, तो दो 160 70 करोड़ का तो आसपास आता जून में भी। पर ये जून में एकदम डाउन हो गया, 89 करोड़ हो गया। अनअलोकेटेड जो है, जैसे कि अनअलोकेटेड का मतलब होता है छोटा मोटा कुछ काम कर दिया, या फिर इंटरेस्ट से कुछ इनकम आ गया, मतलब ऐसा कुछ जो अलोकेट नहीं किया हो, तो वहां से भी नॉर्मली 50 60 करोड़ आता है, उतना ही आया है। बट सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो हुआ है वो इनके दोनों मेन बिजनेस से हुआ है, कि शिप बिल्डिंग का भी रिपेयरिंग मतलब बिजनेस कम हुआ है, और शिप रिपेयर का भी कम हुआ है। अब अगर देखें कि पूरा इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है क्या, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जाके देखते हैं मजगांव डॉक का परफॉर्मेंस कैसा है। तो मजगांव डॉक को अगर हम क्वार्टर वाइज देखें इनका परफॉर्मेंस, तो इनका सेल्स में तो ऐसा कोई डाउन नहीं हुआ। इनका तो 2230 करोड़ का इनफैक्ट सेल आया, रिजल्ट इनफैक्ट बेटर ही आया है। तो मजगांव डॉक का तो रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर हमेशा बढ़ते जा रहा है। मार्जिन भी पहले से बेटर हो रहा है, ठीक है यहाँ पर 13% था, बट 6 8% का मार्जिन इनका नॉर्मली रहता है, वही है। तो मजगांव डॉक का तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा रिजल्ट में जून क्वार्टर में। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड का ऐसा क्यों दिक्कत आया, दैट इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर, कि इनको रिपेयर्स का ऑर्डर या तो कम मिला है, या तो रिपेयरिंग एक्टिविटी इनके यहाँ कम हो रहा है, एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस रिजल्ट। इनका प्रॉफिट का बात करें तो शिप बिल्डिंग से 78% का 78 करोड़ का प्रॉफिट आया, और रिपेयरिंग से तो इनफैक्ट लॉस में चली गई कंपनी। तो मे भी ये कारण हो सकता है कि रिपेयरिंग में जो इनको इंस्ट्रूमेंट लगता है रिपेयर करने के लिए, मतलब रिपेयरिंग में कुछ इंस्ट्रूमेंट इनको लगाना होगा, उसका दाम अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। तो वो दाम अचानक से बढ़ने की वजह से इन्होंने क्या किया होगा, रिपेयरिंग एक्टिविटी इस क्वार्टर में बंद ही कर दिया, कि जितना ज्यादा वो लोग यहाँ पर रिपेयरिंग करते ना उस उनको उतना ज्यादा लॉस होता। तो दैट कुड बी द स्ट्रेटेजी ऑफ द मैनेजमेंट, कि क्योंकि हम लोग को लॉस हो रहा है, मे बी स्टील का दाम इतना बढ़ा हुआ है, एनर्जी कॉस्ट, रिपेयरिंग में आपको वेल्डिंग करना पड़ता है, वेल्डिंग में आपको एनर्जी चाहिए होता है, तो नेचुरल गैस का प्राइस इतना बढ़ा हुआ है, वेल्डिंग करने का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, और ये सब की वजह से क्या हो रहा है, इनको लॉस हो रहा है। तो दैट कुड बी वन वेरी गुड रीजन कि कंपनी ने बोला एक काम करो, लॉस करने से अच्छा है रिपेयरिंग एक्टिविटी थोड़ा सा रोक दो इस क्वार्टर में। और दैट कुड बी द रीजन कि रेवेन्यू अचानक से इतना गिर गया। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो यहाँ तो कोई खास रिटर्न आता ही नहीं है, शिप रिपेयरिंग में 4 5% का आता है, मेन इनका बिजनेस जो आता है 48% 50% ये नॉर्मली शिप बिल्डिंग से ही आता है। तो हम लोग को इसमें शिप बिल्डिंग को ट्रैक करते रहना होगा कि शिप बिल्डिंग का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं। पर यहाँ पर शिप बिल्डिंग से भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा गिरा है। सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। तो ये तो मैनेजमेंट क्या होता है, इनके मैनेजमेंट नॉर्मली 6 6 महीना पे कॉन कॉल करते हैं, तो थर्ड ये जून का क्वार्टर में मैनेजमेंट का कॉन कॉल नहीं होगा। तो हम लोग को जब फर्स्ट हाफ ईयर का रिजल्ट आएगा वो देख के मैनेजमेंट से एक्चुअली हम डिस्कस कर पाएंगे। आई डोंट थिंक कि इनका भी जून का कोई कॉन कॉल होगा, बट अगर होगा ऐसा कुछ, मैनेजमेंट का इंटरव्यू होगा, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ पता चलेगा, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से ये रिजल्ट काफी पुअर है, काफी खराब है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होता ना तो मजगांव डॉक का भी रिजल्ट खराब आता, पर मजगांव डॉक का खराब नहीं है, यानी इंडस्ट्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आई विल ट्राई टू स्टे अवे विद दिस कंपनी, क्योंकि मेरे को इसमें कोई अभी ये रिजल्ट मुझे थोड़ा खराब लगा। ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, कि आगे प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़ सकता है इस तरह की कंपनीज का। क्यों क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में यूएस से काफी रिपेयरिंग के लिए शिप्स आएंगे, और रिपेयरिंग में नॉर्मली क्या होता है, मार्जिन बेटर होता है। तो रिपेयरिंग का जितना ऑर्डर इंडियन कंपनीज को मिलेगा, उतना इंडिया के लिए बेटर होते चला जाएगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।